हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह, जो हिंदी विषय से है, जिसके गद्य खंड से एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है गलता लोहा। इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। इस कहानी को बताने से पहले मैं शेखर जोशी के विषय में कुछ बता देना चाहती हूँ कि पिछली सदी यानी कि 1900 का छठवां दशक यानी कि 1960 ये हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। उसमें प्रमुख लेखकों में से शेखर जोशी भी थे, जिनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। वहीं एक पेड़ की याद एक शब्दचित्र संग्रह है। इनको पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये जो नई कहानी का आंदोलन था, इसमें उनकी कहानियाँ जो हैं वो नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रगतिशील यानी कि जो प्रगतिवादी युग था हिंदी साहित्य का। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता था। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। यानी कि जब हम शेखर जोशी की कहानियों को पढ़ते हैं तो उस समय का जो जनजीवन था, जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, उन सबको हम बहुत ही गहराई से महसूस कर पाते हैं। और ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा। यानी कि वो कल्पनाओं से ज़्यादा यथार्थ को महत्व देते थे। इस वीडियो में ये जो कहानी हम पढ़ेंगे गलता लोहा, ये शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। यानी कि वो दिखावा नहीं करते, वो वास्तविकता बताते हैं जो समाज की वास्तविकता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। कहानी में कहीं भी लेखक जो है अपना व्यक्तिगत विचार नहीं देता, अपना व्यक्तिगत कहीं स्टेटमेंट नहीं देता है सामाजिक रूढ़िवादी विचारधारा पे या समाज में जो वर्ग भेद चल रहा है उसको। एक कहानी में इस तरीके से उस चीज़ को उठाया गया है जैसे लग रहा है कि वो हमारे ही बीच की बात है और हम इस चीज़ को बिल्कुल महसूस करते हैं आए दिन समाज में। तो वो उस चीज़ को कहीं बिना कुछ कहे वो कहानी के माध्यम से ही पूरी समाज की मनोदशा को उभार देता है। जहाँ उसके लिए कहते हैं कि मोहन के लिए जो है वो जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना का करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। जैसे कि कहानी का शीर्षक ही है कि गलता लोहा। जैसे लोहा जैसा शक्त, इतना हार्ड, इतना कठोर वस्तु जो होता है, उसे भी अगर हम आग में पिघलाते हैं तो उसे अपना मन चाहा आकार दे सकते हैं। वैसे ही समाज में जो वर्ग भेद की विचारधाराएं बिल्कुल रूढ़ हैं, लोहे की तरह सख्त हैं, वो भी शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के द्वारा उन रूढ़िवादी विचारों को गलाकर समाज को एक नया स्वरूप दिया जा सकता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक शायद लेखक ने गलता लोहा रखा है कि जिस प्रकार लोहे को गला के हम उसका आकार बदल सकते हैं, वैसे ही समाज के रूढ़ विचारों को शिक्षा के माध्यम से हम परिवर्तित कर समाज को नया स्वरूप दे सकते हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ये कहानी है गलता लोहा।
ये शुरू होता है, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। कितना अच्छा शब्दों के माध्यम से वर्णन किया गया है कि जब लोहे का गर्म रूप है, जब लोहा गर्म है तो उस पर धप धप की आवाज़ आती है, और लोहा अगर ठंडा है, हार्ड है, सख्त है, तो उस पर टन टन की आवाज़ आती है। और जब चूक हो जाती है और हथौड़ा लोहे पे न पड़ के उस खाली निहाई पे पड़ता है तो एक खनकने की आवाज़ आती है। वहीं लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते की अब यह सब काम नहीं रहा। ये कहानी जो है एक याद में चलता है कि कैसे वो एक ऊंची जाति का लड़का मोहन और एक निम्न वर्ग का लड़का धनराम, जो दोनों एक साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे उनके अतीत में किस तरह की घटनाएं हुई, वो इस कहानी में उनकी यादों में उभर कर आता है। पूरी कहानी है यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर जब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता, सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गढ़नाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। वो बेटे से अपनी जो मंशा है वो सीधी जाहिर ना करके वो उसे उस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ताकि ऐसे ही बोलने से वो बात समझ जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाए। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है यानी कि उसका धार जो है वो समाप्त हो चुका है। धनराम अपनी बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। पारखी निगाहों से यानी कि वो उसको समझने का प्रयास कर रहा था, परख रहा था कि ये काम आखिर हो कैसे रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वो दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ जाता है। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था।
पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मास्टर साहब बोलते, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। यानी कि समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, बड़ी जाति और छोटी जाति को लेकर जो भेदभाव, जातिगत भेदभाव है, वो बचपन से मन में बैठा दी जाती थी कि ये बड़ी जाति के लोग हैं तो इन्हें आदर देना है। ये बात धनराम के मन में थी। उसे मोहन इसीलिए अपना कभी प्रतिद्वंदी नहीं लगता था, क्योंकि वो मानता था इस बात को। उसके मन में ये बात बैठा दी गई थी कि ये बड़ी जाति के लोग हमारे प्रतिद्वंदी नहीं होते। इसे मोहन का अधिकार समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता। वहीं जब वो गुरु की भविष्यवाणी सुनता कि मोहन बहुत कुशाग्र बुद्धि का बालक था भी, वो आगे चलकर उनका नाम रोशन करेगा, तो उससे वो लगता कि वास्तव में ये बच्चा जो है इस योग्य है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी तरह तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। जो ही मास साहब ने उसके पैर के पिछले घुटने के नीचे उसके पैर के पिछले हिस्से पे जब मारा तो वो डंडा जो था वो टूट गया। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक चला दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। कहा भी जाता है ना कि शब्दों के दांत या शब्दों के गहरे घाव जो होते हैं वो दिखते नहीं लेकिन गंभीर होते हैं। वैसे ही उन्होंने अपनी ज़ुबान की चाबुक चलाई और उसकी जाति पर व्यंग करते हुए उसे बोला। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, यानी कि अब उसे पढ़ाने की क्षमता अब उसके पिता में नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था। लोहार लोग जिस पर वो लोहे का काम करते हैं, जो आग जलाते हैं, उसे वो धौंकनी कहते हैं।
और वो धार लगाने का काम यानी कि जो हथियारों को हम शार्प करते हैं आग में गर्म करके उसको रगड़ के, उस तरह से कुछ ऐसा तरीका होता है, तो वो उसे धार लगाने को कहा जाता है। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। विद्या व्यसनी यानी कि जो बच्चों को विद्या का नशा होता है। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी तरह सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्हें इस बात का डर हो गया था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। बच्चे की शिक्षा में इस तरह की बाधाएं आ रही हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा
धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े तो धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। वो मोहन के साथ शहर में क्या हुआ इस वास्तविकता को लोगों को बता भी नहीं पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी का पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। यह झूठ बोलते हुए वंशीधर का मन अंदर से कचोट रहा था। धनराम के शब्द, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत बनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी।
ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध था, वो विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की उन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में सणसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े को चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट पर सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सूघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। क्यों इसलिए कि कोई व्यक्ति ये कार्य करते हुए मोहन को देख न ले कि वो उसके ऑफर पे आकर काम कर रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था, यानी कि उसमें कोई अब कमी नहीं रह गई थी। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। वो एक सर्जक की भावना, मैंने एक उसकी वो एक रचना थी, एक कृति थी जिसका निर्माण उसने किया था और उसमें एक चमक उसके चेहरे पे थी। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो ये उस समय की बात है जब मास्टर साहब, त्रिलोकी मास्टर, जब उसे कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या का ताप नहीं आएगा। तो वो दृश्य जो है कहानी का वो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा। दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो ये एक सामाजिक जो वर्ग भेद था या जाति पाति का भेदभाव जो था, जो समाज की व्यवस्था में रच बस गया था, वो उसके दिमाग में ये बात बचपन से ही बैठी हुई थी कि ये सवर्ण जाति का है और इससे हम स्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। तीसरा प्रश्न है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो धनराम जब को उस समय आश्चर्य होता है, आपने अभी अभी कहानी में सुना होगा कि जब मोहन उसके ऑफर पे आके वो हथौड़ा चलाने लगता है या बैठता है, तो इन सब चीज़ों, क्योंकि सवर्ण जाति के लोग शिल्पकार टोले में आते हैं तो बैठते नहीं हैं और उनको बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के विरुद्ध था। तो उसका व्यवहार जो परिवर्तित दिख रहा था, वो उन लोगों से भी घुल मिल के रहना चाहता था क्योंकि शहर में वो रह के आ चुका था। तो ये चीज़ें उसे अवाक कर देती हैं, आश्चर्य में डाल देती हैं। चौथा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा। नया अध्याय कहने से लेखक का तात्पर्य है कि जो एक सम्मान उसे अपने गांव में था कि वो सवर्ण जाति का है और यहाँ आकर अपने जाति के लोगों द्वारा ही उपेक्षित व्यवहार जो पाता है, वो बिल्कुल उसका जीवन जो है बदल जाता है वहाँ से। इसलिए उसके जीवन का नया अध्याय कहा, क्योंकि वो एक यथार्थ से, एक कठोर यथार्थ से उसका सामना होता है। पांचवा प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने ज़बान के चाबुक कहा है और क्यों। तो वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं उसको,
मैंने जुबान से अपशब्द बोलना, जुबान का चाबुक, उसको जाति पात को लेकर जो वो व्यंग करते हैं धनराम पे, उस बात पे कहते हैं कि वो जबान का चाबुक है। दूसरा है उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य जो है ये किसके लिए कहा गया है? तो ये मोहन के लिए कहा गया। और किस प्रसंग में कहा गया है? जब वो जातिगत भेदभाव को छोड़कर जब धनराम के दुकान पे आके वहाँ काम करता है, और यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो वो उसके अंदर जो एक शिक्षित मनुष्य का जो व्यवहार होता है, जो भेदभाव से ऊपर उठकर काम और कला को महत्व देता है। इसके साथ ही ये पाठ जो है अब समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आपको पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो अब समाप्त होता है।